जब दो ताकतवर नेता चुपचाप मिलते हैं और पूरी दुनिया अंधेरे में रहती है तो समझ जाइए कोई बड़ी चाल चली जा चुकी है। 8 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच वॉशिंगटन डीसी में एक बेहद गोपनीय इमरजेंसी मीटिंग हुई। ना कोई प्रेस, ना कोई कैमरा, और बैठक के बाद कई घंटों तक दोनों की तरफ से चुप्पी। व्हाइट हाउस ने इस मुलाकात को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की और नेतन्याहू ने सिर्फ इतना कहा, ये चर्चा वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर हुई। लेकिन जिस माहौल में ये मीटिंग हुई वो संकेत दे रहा है कि ये मुलाकात महज वैश्विक स्थिरता के लिए नहीं थी, बल्कि एक विशेष देश को निशाना बनाने की रणनीति भी इसके पीछे हो सकती है। और वो देश है ईरान, जिसके अलावा गाजा में युद्ध विराम को लेकर चल रही बातचीत। हमास इस वक्त इजराइल पर भारी पड़ रहा है। हाल ही में हमास लड़ाकों ने पहले से घात लगाकर किए गए हमले में 5 इजरायली जवानों को मौत दे दी। वहीं इजरायली सेना ने इस बात की चर्चा भी है कि नेतन्याहू ये युद्ध अपनी राजनीतिक कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. ऐसे में इजराइल की सबसे बड़ी चिंता आज है ईरान, खासकर उस रिपोर्ट के बाद जिसमें दावा किया गया है कि चीन ने हाल ही में ईरान को एडवांस मिसाइल सिस्टम की गुप्त सप्लाई की है। इस डील के बदले ईरान ने चीन को भारी मात्रा में क्रूड ऑयल भेजा है, यानी मिसाइल के बदले तेल। अब अगर ट्रंप और नेतन्याहू इस स्थिति को लेकर मिलते हैं, वो भी बिना कैमरों के, प्रेस के या किसी सार्वजनिक ऐलान के, तो सवाल उठते हैं, क्या ये मुलाकात ईरान के खिलाफ अगली रणनीति का हिस्सा थी? क्या अमेरिका और इजराइल अब एक संयुक्त मोर्चे पर विचार कर रहे हैं? विशेषज्ञ मानते हैं कि बैठक न केवल ईरान को घेरने की योजना का हिस्सा हो सकती है, बल्कि इसमें साइबर ऑपरेशन, प्रतिबंधों की तैयारी या फिर प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई जैसे विकल्पों पर भी विचार हो सकता है। ट्रंप प्रशासन पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त लाइन ले चुका है और नेतन्याहू हमेशा से ईरान को इजराइल की सबसे बड़ी दुश्मनी चुनौती बताते आए हैं। इस बीच गाजा में जारी संघर्ष और ईरान का वहां बढ़ता प्रभाव भी इस मीटिंग का एक अहम मुद्दा हो सकता है। नेतन्याहू पर देश के भीतर दबाव बढ़ रहा है और ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो क्या ये गुप्त बैठक सिर्फ डिनर के अगले दिन की एक सिर्फ मुलाकात थी, या फिर ईरान के खिलाफ कोई नया जियोपॉलिटिकल गेम शुरू हो चुका है? अगर जवाब हाँ है तो आने वाले हफ्ते मिडिल ईस्ट के लिए और खासकर ईरान के लिए बहुत निर्णायक हो सकते हैं, क्योंकि जब वॉशिंगटन और तेल अवीव गुप्त रणनीतियों पर हाथ मिलाते हैं तो ईरान जैसे देशों के लिए खतरे की घंटी बजने लगती है। इसराइल और ईरान के बीच हाल ही में हुए युद्ध के बाद भले ही जंग थमी हो, लेकिन मध्य पूर्व में शांति सिर्फ एक भ्रम साबित होने लगी है। अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसने खाड़ी देशों, अमेरिका और इसराइल तीनों की नींद उड़ा दी है। खबर है कि ईरान ने तेजी से अपने मिसाइल सिस्टम को फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया है और इसमें सबसे बड़ा साथी बना है चीन। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने गुपचुप तरीके से ईरान को अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम और बैटरियां सप्लाई की हैं। बदले में ईरान ने चीन को भारी मात्रा में कच्चा तेल बेचा है। इस सौदे की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि लगभग 90% ईरानी क्रूड ऑयल अब सीधे चीन को जा रहा है। यानी सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि रणनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी ईरान और चीन की दोस्ती नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल है कि क्या चीन से मिली ये मिसाइल तकनीकी भविष्य में इसराइल के लिए सिरदर्द बन सकती है, क्योंकि चीनी सिस्टमों पर अक्सर करके सवाल खड़े होते हैं। गौरतलब है कि कुछ हफ्ते पहले इसराइल ने ईरान के कई मिसाइल ठिकानों पर हमला किया था, जिससे उसका एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरीके से कमजोर करने का दावा किया गया था। अब ईरान उस गैप को भरने के लिए चीनी तकनीक का सहारा ले रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन ने ईरान को लॉन्ग रेंज या हाई प्रिसीशन मिसाइल सिस्टम दिए तो इससे ईरान की जवाबी क्षमता बढ़ सकती है। यानी अगर भविष्य में इसराइल दोबारा हमला करता है तो उसे कहीं ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ इसराइल ही नहीं, वॉशिंगटन और उसके अरब सहयोगी भी इस डील को लेकर हाई अलर्ट पर हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality.
at KR Mangalam University. उन्हें डर है कि चीन की यह आर्म्स फॉर ऑयल रणनीति पूरे पश्चिमी प्रभाव को चुनौती दे सकती है। दूसरी तरफ चीन को भी इस कदम से कई फायदे हैं। उसे न सिर्फ तेल की निर्बाध सप्लाई मिल रही है, बल्कि वह मध्य पूर्व में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, वो भी बिना सीधे युद्ध में उतरे। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह नई ईरान चीन दूरी मध्य पूर्व के पावर बैलेंस को पलट सकती है? अगर ईरान के पास अब चीनी तकनीक से लैस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो अगली जंग पहले जैसी नहीं होगी और इसका असर केवल तेहरान या तेल अवीव तक सीमित नहीं रहने वाला। इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे सकती है। चीन ईरान से तेल भरपूर मात्रा में आयात करता है, लेकिन अब जो खबर आई है उसके मुताबिक ईरान का करीब 90% तेल चीन आयात करने लगा है, जिसके बदले में वो ईरान को तकनीकी बेच रहा है और इससे कहीं न कहीं अमेरिका, इसराइल और अरब देशों के लिए खतरा पैदा हो चुका है। सवाल यही है, क्या चीन की तकनीकी ईरान को युद्ध में काम आ पाएगी? क्योंकि चीनी तकनीकी अक्सर करके सवालों के घेरे में रही है। क्या युद्ध में ईरान के लिए ये कदम सही साबित होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक चले संघर्ष के बाद ईरान ने अपनी रणनीति में कई तरह के बदलाव किए हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव सैन्य रणनीति में किया गया है। ईरान ने अपने हथियारों, खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और परमाणु सामग्री को अंडरग्राउंड सुविधाओं में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। बड़े पैमाने पर ट्रांसफर कर भी दिए गए हैं। इन हमलों ने ईरान की सैन्य तैयारियों और क्षेत्रीय तनाव को एक बार फिर से वैश्विक सुर्खियों में ला दिया है। जून 2025 में इजरायली वायुसेना ने तबरीज शहर के पास एक अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज सुविधा को निशाना बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप कई घंटों तक विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। इसके अलावा तेहरान के निकट पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित गुफाओं में कथित तौर पर न्यूक्लियर वॉरहेड और मिसाइलों के भंडारण को भी लक्षित किया गया था। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि इन हमलों से पहले ही उनकी महत्वपूर्ण परमाणु सामग्री को गुप्त और सुरक्षित स्थानों पर ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके कारण उनका परमाणु कार्यक्रम अप्रभावित रहा। इसराइल ने इन हमलों को ईरान की बढ़ती सैन्य क्षमता और क्षेत्र में उसके प्रभाव को कम करने की रणनीति के तहत अंजाम दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों को हथियारों की आपूर्ति को रोकने के लिए किए गए थे।